परेशान करते रहेंगे सचमुच का थोड़ा सा। अच्छे दिन आने वाला है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा के उनका इस्तीफा का मांग का बात को एक तरफ रखते हैं पहले। आप जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने ये किया, ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हो। मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बहुत काम होते हैं उसमें। मैं तो लगातार इनको देखा हूँ, शिक्षा मंत्री जब ये रहे हैं, कभी बिहार इलेक्शन में व्यस्त थे, कभी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बने हुए हैं, कभी हरियाणा में जा रहे हैं, उड़ीसा में तो आधा दिन ही पड़े रहते थे। वो तो उनका तो वो था, सपना ही था कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनना। अच्छा। हाँ, जब से ये सरकार में 2014 से आप अगर धर्मेंद्र प्रधान को देख ले, ऐसे कोई हफ्ता नहीं निकलता था जब वो उड़ीसा में 1-2 दिन ना जाए। हाँ, तो वो तो हर समय पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त रहे। शिक्षा मंत्रालय को ध्यान देने का समय ही कहाँ मिला। ऐसे आदमी को तो मोदी जी को ही पहले हटा लेना चाहिए था। लेकिन बात ऐसा है ना, अभी तो मैं कह रहा हूँ, प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन। तो शिक्षा मंत्री कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो आउटसोर्स है। शिक्षा मंत्रालय तो आउटसोर्स है आरएसएस के पास। तो साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे पीओवी पॉडकास्ट में। और इस समय देश में एक बहुत बड़ी लहर चढ़ी हुई है। उस लहर से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारे नैरेटिव भी बन रहे हैं और काउंटर नैरेटिव भी बन रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट साथी हैं श्री राजेश महापात्रा जी। और हमें लगा कि क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं और बहुत ही बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, इस समय उनका एक चैनल भी चल रहा है जिसका हम नीचे लिंक आपको भेज देंगे ताकि आप उसे भी ज्वाइन कर सकें। तो हमें लगा उनसे इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। और आप बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, बहुत सारे और भी तरह के मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। आपकी नज़र में इस समय जो देश में हो रहा है, आपके क्या विचार है उसके बारे में? नहीं, देखिए, ये जो छात्र आंदोलन कह लीजिए, युवा आंदोलन कह लीजिए, जो एक कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन से शुरू हुआ और जो एक तरह से नीट पेपर लीक, वो एक अहम मुद्दा बना इसका। और उसके तहत धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनका रिजनेशन की डिमांड उसके साथ जुड़ा। और ये लगभग अब 1.5 महीना के करीब करीब ये इसको हो गया। अब एक तरह से कह सकते हैं ये आंदोलन व्यापक हो चुका है, ये देशव्यापी हो गया है। अलग अलग प्रांतों में हर रोज युवा और छात्र संघ के लोग कहीं रास्ता बंद कर रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं, अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये सिर्फ नीट पेपर लीक या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक अब सीमित नहीं रह गया, ये उससे भी आगे बढ़ चुका है। और अगर बहुत तरह के बातें हो रहे हैं, यह आंदोलन कब तक चलेगा, क्या सरकार और या आंदोलनकारियों के बीच में कुछ समझौता हो जाएगा क्या, ऐसे परिस्थितियों में हर कोई संभावना है। अब हम बात कर ही रहे हैं, इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो 2 प्रतिनिधि हैं, सौरभ दास और वो रंका, वो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार के लोगों से मिल रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है उनके जो कुछ मांगे हैं उनमें से कुछ मांगों पे सरकार शायद अपने सहमति दे दे। जैसे शायद लोगों के ऊपर, जो छात्रों के ऊपर या युवाओं के ऊपर जो केस लगे हैं जुलाई 20 के प्रोटेस्ट मार्च के दौरान, वो केस ड्रॉप कर दिए जाएंगे। जो 20 से ऊपर जो बच्चे सुसाइड किए नीट पेपर लीक के कारण, उनको मुआवजा दिया जाए। इन्होंने डिमांड किया है कि हर परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। सरकार लिखित रूप से उन्होंने अभी अभी कुछ देर पहले ही बोला है
कि वो मुआवजा देने को तैयार है, रकम नहीं बताई। उन्होंने ये कहने को ये कहा है, वो बहुत ही, इनका अंग्रेजी बड़ा गड़बड़ है। उन्होंने लिखा है कि द गवर्नमेंट इज़ पॉजिटिव ऑन विदड्रॉइंग केसेस, हाँ, पर वो कमिटमेंट नहीं है अभी तक, जिस तरह से वो लैंग्वेज है। और तीसरा उन्होंने कहा है कि आज कैबिनेट, प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो मैसेज एक मिडनाइट वीडियो मैसेज भेजा, उसमें भी उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट में डिसीजन ली जाएगी पेपर लीक के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन ना प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, ना अभी तक औपचारिक रूप से हमें कोई खबर नहीं मिली कि जो इनके सबसे बड़ी मांग है वो है शिक्षा मंत्री की इस्तीफा, उसके ऊपर हमें कोई जानकारी नहीं। और जहाँ तक लग रहा है कि बड़े पैमाने पे छात्र लोगों ने ये मन बना लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नॉन निगोशिएबल है, और जब तक ये इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगी। और हो सकता है ये विषय को लेकर आने वाले दिनों में मतभेद भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है ये अब आगे बढ़ गया है। यह आज हो सकता है कुछ टेम्पोररीली दिल्ली के अंदर, हो सकता है कल अगर कोई समझौता हो जाता है तो ये प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर से हट जाए, लेकिन मामला यहाँ थमने वाला है नहीं। जब जैसे ही हम बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में विपक्ष के लोग हो, अलग अलग छात्र समुदाय हो, वो लगातार, क्योंकि हर किसी का अलग अलग इशू है, खाली नीट पेपर लीक नहीं है। अगर नीट पेपर लीक एक इशू होता या एग्ज़ाम पेपर लीक एक इशू होता तो एक बात होती। तो अगर मुझे आप पूछेंगे कि ये इतने दिनों का जो ये आंदोलन हो रहा है, इसके क्या कुछ ठोस उपलब्धियां हैं क्या? क्योंकि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, ये सब चीज़ें जो है, ये एक स्ट्रैटेजिक चीज़ होता है कोई आंदोलन का। किसी एक मंत्री का रेजिग्नेशन मांगना, उसके तहत सरकार के ऊपर दबाव डालना। लेकिन उससे मुझे कुछ और ऐसे चीज़ें दिख रहे हैं जो उससे भी बड़े उपलब्धियां जो हासिल हो चुके हैं। पहला उसमें मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे युवा वर्ग में, हमारे छात्रों में, मुझे, क्योंकि मैं लगातार वो जंतर मंतर में जाते रहा, उस दिन जो प्रोटेस्ट मार्च हो रहा था पार्लियामेंट का, उस दिन भी मैं रास्ते पे था, बात कर रहा था। बहुत तरह तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगह से, अच्छे खासे परिवार से, प्रिविलेज्ड क्लास से, विदेशी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जिनको कि हिंदुस्तान का शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रहा है तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है, फिर भी वो आए हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके जैसे लोग जो लेस प्रिविलेज्ड है उनके साथ अन्याय हो रहा है, और उनके लिए उनका खड़ा होना एक मोरल कंपल्सन है, इसीलिए वो आके जुड़ रहे हैं। छोटे छोटे शहरों से बहुत लोग आ रहे हैं। ये एस्पिरेशनल यूथ है, वो देख रही है कि उनकी एस्पिरेशन रुक गई है, उन्हें कोई भविष्य दिख नहीं रहा है, नौकरी है नहीं, शिक्षा क्षेत्र में उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, गुणात्मक शिक्षा नहीं मिल रहा है। जो गिने चुने कुछ टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ उनका द्वार बंद है। एक तरह से वो दिशाहीन है, वो निराश है, उनमें आक्रोश भी है, उनमें गुस्सा भी है, और वो चाहते हैं कि व्यवस्थागत परिवर्तन हो। तो सबसे बड़ा जो मुझे लगा उपलब्धि, और इसमें तीसरा जो है, एक बड़ा तबके का लोग जुड़ रहे हैं, मैंने देखा है वहाँ पे कई सारे अम्बेडकराइट ग्रुप, जिनको हम लोग कहते हैं, दलित छात्रों का बड़ी भीड़ लग रही है। और वो इसलिए कि दलितों के लिए एजुकेशन ही सबसे बड़ा एसेट है, तो इसीलिए वो आज यहाँ पर उतरे हैं। इस आंदोलन के जो अभी तक जो लीडिंग फेस है, अभिजीत दीपके, वो भी एक दलित है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कहीं ना कहीं
युवा वर्ग को और छात्रों को ये एहसास होने लगा है कि बिना व्यवस्थागत परिवर्तन का कुछ हो नहीं सकता है, तो व्यवस्था को बदलने की मांग कर रहे हैं। और उसके तहत थोड़ा ये एहसास भी मुझे कहीं जगह देखने को मिला कि व्यवस्था का परिवर्तन बिना राजनीतिक परिवर्तन का नहीं हो सकता है, ये भी उन्हें समझ में आ रहा है। तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा, ये आंदोलन आगे को कैसे जाएगा। दूसरा जो मैंने एक बड़ी उपलब्धि देखी वो ये है कि पिछले कई सालों से जब मैं घूमता हूँ, बड़े सारे जगह एसएससी एग्ज़ाम का पेपर लीक हुए, बहुत सारे जगह छात्र और युवा वर्ग ने प्रोटेस्ट मार्च किया, विक्षोभ किया, लेकिन जब इलेक्शन आता था तो फिर वो वही सत्ताधारी पार्टी को वोट देने लग जाते थे। ज़्यादातर ये अपर कास्ट, हिंदू, इवन ओबीसी ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते थे। तो हमें लगता था कि ये जो नीति का विरोध कर रहे हैं, वो नीति के पीछे जो राजनीति है उसको ये देख नहीं पा रहे हैं, वो नीति का जो सहजीवी संबंध है राजनीति के साथ उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। आज के दिन पर मुझे खुशी होती है ये बोलने पर कि इस आंदोलन के दौरान मैंने देखा कई लोग धीरे धीरे ये नीति और राजनीति के बीच में जो संबंध है उसको समझने लगे। ये नीति के पीछे जो राजनीति है उसको समझने लगे। और इसीलिए जब वो व्यवस्थागत परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि व्यवस्था की नीति का बदलाव बिना राजनीति को बदलते नहीं होगा, उसी तरह से व्यवस्थागत परिवर्तन बिना राजनीतिक परिवर्तन का नहीं होगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये सबको ये समझ में आ गया है, लेकिन ये एक तरह से व्यवस्थागत परिवर्तन होना चाहिए, ये तो सारे युवा के दिमाग में बैठ गया और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो सत्ता में है पार्टी, सबसे बड़ा सरदर्दी उनके लिए यही है। लेकिन व्यवस्थागत परिवर्तन के लिए राजनीतिक परिवर्तन जरूरी है, और उस दिशा में ये कहाँ तक जाएंगे ये अभी मैं कहूँगा कि ये अभी देखने वाली बात है। तो लेकिन सर, जैसे क्योंकि आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली कि बहुत से लोगों को नीति और राजनीति के बीच का रिलेशनशिप समझ में आ रहा है, तो वो जो हमारे साथी हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि जैसे एक काउंटर नैरेटिव जो चल रहा है वो ये तो छात्रों का आंदोलन है, इसमें और लोगों को नहीं जाना चाहिए, है ना, या फिर ये चल रहा है कि इसमें और तरह के इश्यूज नहीं आने चाहिए, तो अगर आप ये समझा सके कि कैसे ये एक तरह का आइसबर्ग है और ये जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ एक टिप है, मगर मान लीजिए अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था सही भी हो जाए तो भी हमारी आर्थिक व्यवस्था ही इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इन बच्चों को नौकरी मिल पाएगी। तो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था, जो हालांकि अभी हमें लग रहा है शिक्षा व्यवस्था पे हम आवाज़ उठा रहे हैं, मगर आवाज़ तो हमें धीरे धीरे और चीज़ों पे भी उठानी पड़ेगी, तभी तो काम चलेगा, वरना कैसे काम चलेगा। ये बात अगर आप समझाना चाहें लोगों को कि कैसे समझा सकते हैं हम उन्हें कि ये एक्चुअली सबका मूवमेंट है, छात्र इसमें सबसे अग्रणी हैं, मगर मूवमेंट ये पूरे देश का है। देखिए, दो चीजें हैं। ये जो कहते हैं ना कि ये स्टूडेंट्स का इशू रहने, स्टूडेंट्स का इशू में पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए, इसको पॉलिटिकल राजनीतिकरण ना करें। दरअसल में ये जो कह रहे हैं उनका राजनीति क्या है आप पहले समझिए। मैंने देखा बड़े सारे बॉलीवुड के सेलेब्स जो हैं उनको फोन गया होगा, डोंट मेक इट पॉलिटिकल। अरे खाक, तुम्हारे बच्चों का यह हालत होता तो तुम आज ये कहते? नहीं कहते। हाँ, किस चीज में पॉलिटिक्स नहीं है? हाँ? आप खुद बिक रहे हो पैसा लेकर, ऐसे सिनेमा बना रहे हो आज जो लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही है। जब धर्म को लेकर जो पार्टी राजनीति करते आ रही है, हर रोज धर्म को लेकर कुछ कर रही है, तब तो आप नहीं कहते हो दिस इज माई रिलीजन, डोंट मेक इट पॉलिटिकल। तब कहां जाते हो आप?
देखिए, ये जो है ये दुगलापंथी वाले पब्लिक है, इनके बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आज हमारे यहाँ रोजगार खत्म हो रहा है। आज ये जो एक तरफ हमारे गुणात्मक शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, और जब वो अपने मेहनत से कुछ करके आ जाते हैं नौकरी के मार्केट में, तो नौकरी नहीं मिल रही है। उसकी कारण क्या है? उसकी कारण ये है जिस तरह का अर्थनीति हम ला रहे हैं। और हमारी अर्थनीति वैसे क्यों है? क्योंकि अर्थनीति जो हम बना रहे हैं वो कुछ चंद बिलियनियर के पॉकेट भरने में हम व्यस्त हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। आप दोनों चीज नहीं कर सकते हो। आप अपने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हो, जो यूथ है, उनके लिए रोजगार नहीं बना सकते हो, जबकि आप चाहते हो कि कुछ चंद बिलियनियर और मालामाल होते जाए, क्योंकि उनको और मालामाल होने के लिए छोटे बड़े बिजनेस को बलि देनी पड़ेगी। हर चीज का द्वार बंद होगा, मोनोपोलीज क्रिएट होंगे। मोनोपोलीज जब बनते हैं तो कोई ऐसा वाइब्रेंट इकोनॉमिक ये नहीं होता है। दूसरा चीज देखिए, तो ये जो अर्थनीति है, उस अर्थनीति के पीछे भी एक राजनीति है, तो ये समझना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि हम बहुत सारे स्टडीज हुए हैं। आज के डेट पर जब लोग कहते हैं सबसे टॉप ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सा देश है, अमेरिका का नाम नहीं आता है, इंग्लैंड का नाम नहीं आता है। आता किसका है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। क्या किया है इन्होंने? ये बहुत जल्दी इनको समझ में आ गया कि दो चीज है। हम कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप सड़क बनाओ, ब्रिज बनाओ, रेलवे लाइन बनाओ, तो उससे कैनाल बनाओ, इरिगेशन सिस्टम बनाओ, पावर प्लांट बनाओ, तो हम कहते हैं कि ये सब इन्वेस्टमेंट है, इससे मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है, ग्रोथ को फायदा होता है, आर्थिक अभिवृद्धि हमारा और तेज होता है। कितना तेज होता है पता है आपको? अगर आप 1 पैसा लगाएंगे एक पावर प्लांट में या एक रोड या ब्रिज में, तो उसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट जिसको हम कहते हैं 2 या 3 गुना या ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुना होगा। हो सकता है कहीं 5 गुना 6 गुना हो जाएगा। एडुकेशन जो है, एडुकेशन में 1 पैसा लगाएंगे तो उसका क्या इंपैक्ट पता है आपको? उसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट 8 से 24 गुना हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपका कौन सा स्टेज में इकोनॉमी है। जितना पीछे वाला इकोनॉमी है वहां ज्यादा होगा। एक एडवांस्ड इकोनॉमी अमेरिका इंग्लैंड में जितना होगा, भारत में 1 पैसा लगाने पर, $1 लगाने पर वो 15, 20, $24 तक आपको रिटर्न दे देगी। सेम स्टोरी विथ हेल्थ। अब देखिए, राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं लोग, हमारे मीडिया वाले भी जो है। हाँ, ये तो हम जानते हैं, कोई लिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है जो एक पॉइंट आया उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको बार बार उसको दोहराने की जरूरत है। पूरा केंद्र सरकार की जो बजट है, हमारे सरकार के जो खर्चा है 1,47,000 करोड़ है पूरे शिक्षा के ऊपर, पूरा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। जबकि अभिभावक लोग, पेरेंट्स लोग सिर्फ एक एग्जाम, नीट एग्जाम के तैयारी के लिए अपने बच्चों का 1,32,000 करोड़ खर्चा करते हैं। ये बड़ा टेलिंग कंपैरिजन उन्होंने दिया है कि, और उसी तरह से आप हेल्थ सेक्टर में भी देख सकते हैं। डायबिटीज के लिए लोग जितना पैसा खर्चा करते हैं इस देश में, हमारा हेल्थ बजट का कई गुना वो खर्चा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य
ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, ना केवल इकोनॉमिक रिटर्न बट सोशल रिटर्न। जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तो सोसाइटी में एक शालीनता आती है, सभ्यता आता है, शांति रहता है, लॉ एंड ऑर्डर रहता है, आगे बढ़ता है समाज। क्या ये चीज हमारे मौजूदा सत्ताधारी पार्टी को मालूम नहीं है? क्या हमारे नेतृत्व को मालूम नहीं है? मालूम है। तो मालूम होते हुए क्यों ये सारे शिक्षा अनुष्ठान को तोड़ रहे हैं? क्यों ये हमारे शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं? आज के दिन पर देखिए, आईआईटी, आईआईएम, हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ सब जगह वैकेंसी ही वैकेंसी पड़ी है, भरपाई नहीं हो रही है। क्यों? जहाँ भरपाई होगी, केवल एक ही तरह का लोगों का भरपाई होगी आजकल, संघ के लोगों का, आरएसएस लोगों का। अब यहां तक हालत हो गई है कि सिफारिश तो लग के हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी एक मिनिमम डिग्री चाहिए। वो मिनिमम डिग्री भी इनके लोगों के पास नहीं है, तभी ये लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। तो डीन, वाइस चांसलर, सीनियर पोजीशंस खाली पड़े हैं। स्कूल पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आदिवासी इलाकों में हजारों के संख्या में स्कूल बंद कर दिए गए, ये कहकर कि फाइनेंशियल वायबिलिटी। एजुकेशन सिस्टम में एक स्कूल बनाने में फाइनेंशियल वायबिलिटी का सवाल क्यों आया? क्या 20 साल पहले वो जिस बस्ती में, जहां 5 कोस दूर एक ट्राइबल बस्ती को शिक्षा पहुंचाने के लिए हमने स्कूल खोला वहां पर, क्योंकि वो बच्चे नहीं आ सकते हैं 5 कोस, गरीब बच्चे, लेकिन सरकार वहां पर स्कूल ले जा सकती है। उस समय हमने फाइनेंशियल वायबिलिटी सोचा था। फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है, एक वेलफेयर स्टेट की ऑब्लिगेशन है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसलिए हम ये कर रहे थे। तो आप ये सब जानते हुए भी आप क्यों एजुकेशन सिस्टम को तोड़ रहे हो? क्यों एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर रहे हो? आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने से पहले उनको क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस का पद भी दिया जाता है। हाँ, जियो यूनिवर्सिटी, बना ही नहीं यूनिवर्सिटी। आप इस तरह से शिक्षा व्यवस्था और चलाते जो हैं। यूनिवर्सिटीज बनी हुई है वो तोड़ने पे आ जाते हैं। वो तोड़ रहे हो आप, ठीक है। जो अच्छा खासा हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहाँ से हम खुद पढ़े हैं और हम गर्व के साथ कहते हैं, ये अगर सच्ची में कोई राम मंदिर है तो यही राम मंदिर है। गरीब गरीब फैमिली के बच्चे अलग अलग प्रांतों से आकर इस यूनिवर्सिटीज में 10 रुपये 5 रुपये कमरा का किराया और ट्यूशन फी देकर कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। आप ही के सरकार में 2 कैबिनेट मंत्री हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, एक तो हमारे डिपार्टमेंट के ही है। हम आज आपके यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। हम भी एक छोटे शहर से आए थे। हम जब दिल्ली आए थे, ना हमें अंग्रेजी बोलना आता था, ना हिंदी बोलना आना था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक खासियत है कि उसने हमें बनाया, आगे हम कहाँ कहाँ पहुँच गए। हाँ, तो आप उस यूनिवर्सिटी को एंटी नेशनल फलाना डिमकाना करके खत्म कर डाले उस यूनिवर्सिटी को पूरा। तो सर ये एक और सवाल है नहीं, कि उससे पहले मैं बोलूं, ये कर क्यों रहे? आपने पूछा था ना कि इसमें पॉलिटिकल होना नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स आना चाहिए। ये करने के पीछे पॉलिटिक्स है, ये समझना चाहिए। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं, ये देश का जो 140 करोड़ आबादी है, उसमें अगर बहुसंख्यक शिक्षित हो गए, सोचने लग गए, तो इनकी राज नहीं चलेगी। और इसीलिए वो उन्हें शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, गुणात्मक शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। कौन सा शिक्षा दें जिससे वो इनका जय श्री राम सुबह शाम करे, चापलूसी करे, चाटुकरी करे। लेकिन और ये बात एकदम तय है कि इसीलिए ये शिक्षित करना नहीं चाहते हैं। और वही चीज का आपके सामने, क्योंकि आज जो छात्र लोग जो उन्हें अभी भी बुद्धि है, दिमाग चल रहा है, उन्हें चीजें समझ में आ गया है, इसीलिए वो रास्ता पर आ गए हैं। और रास्ते पर आ जाने पर देखिए
कैसा हालत हो गया है। अब समझिए, सारे लोगों को अगर गुणात्मक शिक्षा मिलने लग जाए तो इनकी हालत क्या होगी। तो इसीलिए इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति है कि चंद लोगों को हम अमीर बनाएंगे, चंद लोगों को हम शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा देंगे, जो अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। ये सारे बीजेपी के एमपी और मंत्रियों का बच्चे जो है वो बाहर पढ़ते हैं। वही चंद लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर राजा का जिंदगी जिएंगे, उनका एक महाराजा होगा और बाकी सब प्रजा रहेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे। ये राजनीति है। सर उसी से जुड़ा हुआ सवाल था मेरा कि ये जो एंटी नेशनल का तमगा है, ये पिछले 12-14 सालों में बहुत से लोगों के को ये मुकुट पहना के सारे मूवमेंट्स को बदनाम करने की कोशिश हुई है। जैसे कोई भी मूवमेंट होता है, सबसे पहले ये एंटी नेशनल, चाइना से कनेक्शन है, पाकिस्तान से कनेक्शन है। जो साथी जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अभी एक बहुत ही वायरल चीज़ चल रही है कि जमात इस्लामी ने सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है, जबकि जो लेटर दिखाया जा रहा है उसमें स्पेलिंग लोगो सब कुछ एआई से जनरेटेड है। तो एआई से इस तरह से फेक करके दिखा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो ये जो काउंटर नैरेटिव है ये किसानों पे भी चल चुका है, छात्रों पे भी चल चुका है, सब पे चल चुका है, आर्मी वालों तक पे चल चुका है। हमारा देश तो वहाँ पे सिचुएशन में आ गया कि हमारा किसान जवान एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, जय जवान जय किसान, सभी एंटी नेशनल करार दिए जा चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जो सीजेपी मूवमेंट में जिस तरह से जनता का साथ आया है, अब हम इस नैरेटिव से बाहर निकल रहे हैं? बहुत हद तक, बहुत हद तक। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अपने जो ये नेफेरियस टैक्टिक्स है उससे इनको ये पूरा नाकामयाब रहेंगे, ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार है, उनके पास बहुत तरह तरह का रिसोर्सेस है। आज जैसे हमने मीडिया पूरी की पूरी है, मीडिया इनके साथ मेन स्ट्रीम मीडिया खास मेन स्ट्रीम करके मीडिया, है, वही निर्लज और बेशरम मीडिया जिनको अब मैं कहता हूँ। मैं उसी मीडिया को बिलोंग करता हूँ। एक समय में मैं संपादक भी रहा और आजकल जब पेज वन के हेडलाइंस देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि किस तरह का संवादिकता हो रहा है। बेसिक सवाल उठता है, जैसे हम कोई राहुल गांधी के बड़ा सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन हम इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से अगर देश के हित में सही मुद्दा जो है वो अगर एक कोई लीडर उठा रहा है तो राहुल गांधी है। एक राहुल गांधी का एक पोजीशन है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपका लीडर ऑफ अपोजिशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है एक इतना बड़ा छात्र आंदोलन के ऊपर, वहाँ वो अपना राय रखता है, अगले दिन अखबार में पेज वन में कोई सेपरेट स्टोरी नहीं। मैं एडिटर रह चुका हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ ये बिना बायस की बेसिक जर्नलिस्टिक प्रोटोकॉल ये होता है, अगर पेपर का पेज वन खाली हो तो मिनिमम डीसी लीडर ऑफ अपोजिशन सेज डिमांड फॉर प्रधान रेजिग्नेशन नॉन निगोशिएबल। ये न्यूज पॉइंट है भाई, इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। लेकिन आप ये सारे एडिटर को पता नहीं है, पता है कैसे आपने अखबार उस दिन क्लियर किया, कोई इसका जवाब देगा? ये सारे एडिटर्स हमारे ही मित्र रहे। आजकल तो बातचीत होती नहीं है क्योंकि उनके पास वो लोग बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हें जर्नलिज्म के अलावा बहुत सारे और चीज करना पड़ रहा है। तो मीडिया उनके साथ है। अब देखिए, आज जैसे हमको जानने में आया कि जंतर मंतर में फेशियल रिकॉग्निशन, सबकी फेस स्कैन करके लेना शुरू हो गया। क्यों कर रहे हैं आप ये? आप उसके बाद, आजकल डिजिटल जमाना है, बहुत जल्दी निकल जाएगा कौन क्या है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसके ऑफिस में चला जाएगा मैसेज, हाँ, यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, हाँ, अनुष्ठानिक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा से अच्छा आदमी जो वहाँ अपना समर्थन देने को जाना चाहता है वो रुक जाएगा। पेरेंट्स घबरा जाएंगे, बोलेंगे बेटे फ्यूचर खराब मत करो। जो ये विदेशी यूनिवर्सिटी के बच्चे आ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे, कल को वीज़ा रिन्यू नहीं होगा, पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, तुम्हारा विदेश में पढ़ाई रुक जाएगी।
इस तरह से भय पैदा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये सारे भय तो पहले भी थे। हाँ, मोदी तो स्ट्रॉन्ग मैन है, तो रात को 11:52 पर वीडियो क्यों रिकॉर्ड करानी पड़ गई उनको कल, और वो भी इंस्टा स्टाइल में वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि कोई उनको बोला है कि आप ये सज धज के जो है वीडियो करो, ये जैन जी के साथ चलेगा नहीं, जैन जी वांट्स टू सी यू एज मिस्टर कूल, तो लीजिए पीएम कूल हमारे कर रहे हैं। लेकिन जैन जी तो बहुत तेज है, उसमें भी जैन जी देख रहा है आई मूवमेंट कि ये भाई साहब अभी भी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं। उनकी रेटिना में रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर, और उसके ऊपर जो कमेंट है धजिया उड़ा दी। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें होंगे। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, जो उपलब्धियां जो आ चुके हैं, बहुत बड़े उपलब्धियां हैं। और दूसरा बात यह है कि आप कुछ भी कह लीजिए, ये सरकार, अभी अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, गोल स्कोरिंग का माहौल सबको फ्लेवर है का, ये सरकार को भी लगता है वो चस्का चढ़ गया है गोल स्कोर करने का। बस फर्क यही है कि ये सेल्फ गोल स्कोर कर रही है। हाँ, ये भूल गई कि गोल उधर को मारना है, ये सेल्फ गोल कर रही है। एक को गोल पे एक गोल किए जा रही है। अभी तक अगर आप देखें तो सरकार जो स्ट्रॉन्ग मैन का सरकार है, सब कोई कहता था कि मोदी जो है डिसाइसिव लीडरशिप है, उनको जो करना है वो करेंगे, वो सुनेंगे नहीं। और बात तो सही है, बंदा का रिकॉर्ड भी वही है। आज तक तो कभी नहीं रिस्पॉन्ड करता था इस तरह का कोई भी आंदोलन होता था। मणिपुर में 3 साल से हो इतना रहा है। हो गया। अब मणिपुर हो, वो बहुत सारी चीजें हुई, बेतवा हो, कहाँ नहीं हो रहा। भारत में तो कभी हर नहीं जगह बोले भाई प्रोटेस्ट हो रहे साहब। हैं। हाँ, बिल्कुल पूरा फॉर्मली डटे रहे हैं। हाँ। मगर मणिपुर मुझे विशेष रूप से इम्पोर्टेंट लगता है कि उसके बारे में तो एक ट्वीट तक नहीं आया एक मोदी ट्वीट जी तक नहीं हुआ, और अभी पिछले एक हफ्ते में 2 बार बात कर चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 बार बात कर चुके हैं, और ये भी कह दे रहे हैं कि हम कैबिनेट में आज का डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी तो इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं है, उनके पास तो सारा इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ है। तो इनके पास पूरी खबर आ रही है कि भाई पूरा देश भर में असंतोष और आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वैसे इसीलिए उन्होंने कल मैसेज दिया। बस उनको मैं तो यही कहूँगा, जनाब काफ़ी देर कर दी, काफ़ी देर कर दी। द टाइड has started, has begun to turn. The tide has begun to turn. देश का माहौल बदल रहा है, हो सकता है बदल चुका है, और ये समझ नहीं रहे हैं, और ये समझ नहीं पाएंगे। You know, as somebody who's interested in cultural studies, एक फिल्म मेकर, राइटर, थिएटर पर्सन और यहूदी हैं जिनका नाम है मेल ब्रुक्स, जिन्होंने हिटलर को लेके एक बहुत फेमस सटायर बनाया था। और उनका जो मुख्य पॉइंट था वो ये था कि हम जब भी किसी तानाशाह को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऐसी पावर दे देते हैं कि हम उसका मजाक उड़ाना छोड़ दें, तो फिर हम उस पावर में दब जाते हैं। असली तरीका उसको हराने का ये है कि हम उसका उपहास उड़ा सकें, उसका मजाक बना सकें। और अभी जो जनजी का जो मूवमेंट चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि अब मजाक उड़ाने से डर नहीं रही है ये जनरेशन, और बहुत खुले तौर पे हाँ उपहास हो रहा है। ये एक अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी की, जो हम शायद भूल गए थे, और जो अब हमें नहीं, वो चीज हमारे कई स्टैंड अप कॉमिक्स ने शुरू किया, लेकिन उनके ऊपर जबरदस्त क्रैकडाउन। एग्जैक्टली, ठीक है, और वही स्टैंड अप कॉमिक्स का इम्पैक्ट आज आपको दिख रहा है। ये जो सोशल मीडिया पे आप डार्क ह्यूमर देख रहे हैं जैन जी का, वो यही स्टैंड अप कॉमिक्स वगैरह को सुन सुन के तो आपने 4-5 स्टैंड अप कॉमिक को अपने आड़ इसमें चाबी कर दी। हाँ, लेकिन आप देखिए, समय रैना ने अपने एक स्पेशल में बोला था कि
हम हंसा रहे हैं इसलिए तुम लोग की चल रही है, जिसने हमने हंसाना बंद कर दिया लोग सवाल पूछने लगेंगे, और मुझे लगता है वही हो गया है। बस बस एकदम एकदम बहुत सही भाई, बहुत सही वाला एपिसोड बताया आपने। हाँ और वही हो रहा है हाँ अभी। बहुत सारे कुणाल कामरा और समय रैना और ऐसे बहुत सारे लोग बहुत हैं, सारे घूम वीरदास। रहे हैं वीरदास, हाँ बहुत सारे छोटे बड़े। हाँ। हाँ, और उनको स्टेज नहीं चाहिए, वो रास्ते रास्ते अब घूमेंगे। सर एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, जो आई थिंक काउंटर नैरेटिव भी जिसको बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि वाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों इम्पोर्टेंट है, वो ये वो तो जो काउंटर नैरेटिव चल रहा है मैं आपको पहले बता दूं बीजेपी की तरफ से, वो ये है कि क्योंकि और भी तो पहले पेपर लीक होते थे, ये होता था वो होता था, तो फिर क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं। तो एक तो बहुत फेमस कहानी है जो सबको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो कोई भी गरिमामय व्यक्ति अपनी गलती मानता है और इस्तीफा दे देता है, उसमें उसको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मगर जो नैरेटिव चल रहा है वो ये भी है कि क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने मुगलों का इतिहास बदला और ये किया और वो किया इतिहास की किताबों में हमारी, जो बाय द वे अभी 5 दिन पहले भी कुछ रिलीज हुई है एग्ज़ाम के जस्ट, और 9th 10th की किताबें, तो उसकी वजह से उसका बदला लिया जा रहा है उनसे इस्तीफा मांग के। आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, पहला बात यह है कि जैसे आपने कहा लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया एक ट्रेन एक्सीडेंट से, तो एक प्रेसिडेंट बन गया। तो हर बारी जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो लोग रेल मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते थे, और ये भी हैं लोग। ओके, जो जिस विभाग का दायित्व में है, अगर ऐसे गड़बड़ी होती है जिसका एक बड़ा प्रभाव है, या जो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा असंतोष और आक्रोश पैदा करता है, तो लोग इस्तीफा मांग करेंगे। मैं तो कहूँगा कि अगर नैतिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए, धर्मेंद्र प्रधान को तो ये मांग होने से पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो तो नहीं देंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो उनका इस्तीफा का मांग का बात को एक तरफ रखते हैं, पहले आप जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने ये किया, ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हो। मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ना कि वो कोई खास पढ़ाई लिखाई में विश्वास उनका रखते एक हैं। ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, आपको शायद पता होगा, जिसमें उन्होंने मीट के लिए लोगों को मिलने के लिए बुलाया है और MEAT हाँ 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 मीट हाँ लिखा हाँ। हुआ है। नहीं, वो तो देखिए उनका सोशल मीडिया कोई कोई दूसरा और हैंडल हैंडल कर करता रहा होगा, होगा। उसी का शिक्षा की। हाँ, वो किस तरह से शिक्षा मंत्री हैं, उनका उनकी टीम में ही से लोगों पता को चल शिक्षा ठीक से नहीं मिला। नहीं, देखिए, मैं हाँ। तो धर्मेंद्र प्रधान तो हमारे राज्य से हैं, हम जानते हैं उनके पूरा हिस्ट्री। बात ऐसा है कि मैं ये पूछता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ, क्योंकि वो हमारे राज्य के हैं, तो मैं उनके सारे एक्टिविटीज बड़ा क्लोजली फॉलो फॉलो करता करते हूँ। हैं। हाँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बहुत काम होते हैं उसमें। मैं तो लगातार इनको देखा हूँ, शिक्षा मंत्री जब ये रहे हैं, कभी बिहार इलेक्शन में व्यस्त थे, कभी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बने हुए हैं, कभी हरियाणा में जा रहे हैं, उड़ीसा में तो आधा दिन ही पड़े रहते थे। वो तो उनका तो वो था, सपना ही था कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनना। अच्छा। हाँ, जब से ये सरकार में 2014 से आप अगर धर्मेंद्र प्रधान को देख ले, ऐसे कोई हफ्ता नहीं निकलता था जब वो उड़ीसा में 1-2 दिन ना जाए। हाँ, तो वो तो हर समय पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त रहे। शिक्षा मंत्रालय को ध्यान देने का समय ही कहाँ मिला। अरे ये आप जो कह रहे हो नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव, अरे वो उनको बताइए, मेरे राज्य में सारे किताबें कुछ हजार त्रुटियां निकल आई है अभी नई किताब प्रिंट होके जो आए। आइजैक न्यूटन को रॉकेट साइंटिस्ट बता दिया गया है, कर्नाटक का विधानसभा का पिक्चर लगा दिया गया है, उड़ीसा का विधानसभा है। अजीब और करीब चीजें वहां पे छपे, कैसे छपे, क्या छपे, गुजरात का कोई पब्लिकेशन उन किताबों को छप पाया। पहला बात तो समझ में नहीं आ रहा है उड़ीसा का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का किताबें गुजरात का पब्लिकेशन को क्यों दी गई। ठीक है, उस तरह से हमारे यहाँ पे NCERT बुक्स वगैरह में कितने त्रुटियां निकले हैं। अरे जो आदमी इन चीजों को ठीक नहीं कर पाया है, पिछले 10 साल में 150 से ऊपर का एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, ये सबको पता है। ये NTA
किस तरह का फ्लॉप एजेंसी है और किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और आप धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हो, एक ही काम उन्होंने किया है शिक्षा मंत्री बनने के बाद। उड़ीसा में जितने जगह है अपने चप्पुओं को वाइस चांसलर बना दिया। हर कोई जो भी कहीं पे अपॉइंटमेंट होता है बस वही अपॉइंटमेंट का एक कहानी है उनका, उसके अलावा उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। शिक्षा में ही दिलचस्पी नहीं है तो शिक्षा मंत्रालय में दिलचस्पी क्या होगा। ऐसे आदमी को तो मोदी जी को ही पहले हटा लेना चाहिए था। लेकिन बात ऐसा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रायोरिटी नहीं है एडुकेशन। तो शिक्षा मंत्री कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो आउटसोर्स्ड है। शिक्षा मंत्रालय तो आउटसोर्स्ड है आरएसएस के पास। तभी तो सब हो रहा है। वो तो नाम के लिए धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, उनको बनाया गया इसीलिए कि भैया तुम घूमो फिरो रिबन काटो, मंत्रालय तो आरएसएस चलाएगा। और वो वही उन्होंने पिछले 5 साल से यही किया है। कभी बिहार का प्रभारी, कभी यूपी का प्रभारी, कभी हरियाणा का प्रभारी, कभी आधा समय उड़ीसा में राजनीति। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है। और खैर आपको पता ही है उनके बारे में क्या क्या कहा जाता है, कितने वो उनका रिकॉर्ड किस तरह का है। जितना कम ही बोले उतना ही अच्छा है। तो ये सब एक बेकार बात है। एक आंदोलन में कुछ डिमांड होते हैं और हर आंदोलन का ये होता है, कोई चीज मुद्दा को लेकर अगर आंदोलन बना है तो उस मुद्दा के लिए जो सीधा उत्तरदायी है उसका इस्तीफा मांगी जाती है। तो ये शिक्षा के विषय है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना एकदम जायज है। और उसके ऊपर अगर आप किसी को मांगोगे, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग सकते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा मंत्री बनाया कौन। या फिर जिस तरह से हमारे छात्रों पे लाठियां चली, होम मिनिस्टर से ही मांग सकते हैं। वो एक अलग मुद्दा होगा। हाँ, वो अलग प्रोटेस्ट मुद्दा को लेकर मैं कह रहा हूँ, ये जो लगातार सरकार की विफलता है हाँ, कि एग्जामिनेशंस को फुल प्रूफ करने में, उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा। उत्तरदायी धर्मेंद्र प्रधान होगा। और देखिए ये सरकार, देखिए ना, अभी हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी बना है। हाँ, उसके ऊपर साइन कौन करेगा? शिक्षा मंत्री तो साइन कर रहा होगा ना, या पीएमओ ही कर रही होगी ना। हम तो पता है यहाँ पे कि पीएमओ में डिसाइड हो जाता है, मंत्री लोग तो हाँ बोलता है। तो या तो पीएमओ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या धर्मेंद्र प्रधान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये इतना बड़ा एलिगेशंस के बीचों बीच आप एक हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, आईएएस ऑफिसर राजस्थान कैडर का, जिनके ऊपर ऑलरेडी आरोप आ चुका है कि 1 करोड़ 16 लाख रुपए का सब्सिडी उन्होंने अपने माँ, बेटा, अपने 3 रिश्तेदारों के नाम पर दी है हॉर्टिकल्चर प्रमोशन स्कीम के अंदर। उसमें राजस्थान से और एक यूनियन मिनिस्टर है, वो भी फंसे हैं। अपना ही मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम है, अपने ही वो बोर्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर में बैठते हैं, एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके भी लोगों को मिला है 90 लाख का सब्सिडी। और ये आईएएस ऑफिसर के डायरेक्ट वाइफ और 2 रिश्तेदार, बेटा शायद, इनको मिला है 1 करोड़ 16 लाख। जिस आदमी के ऊपर ये एलिगेशन है, भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर है, आप ये आंदोलन के बीच में उसको हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी बना रहे हो। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी के ऊपर सिग्नेचर किसका होगा? धर्मेंद्र प्रधान का होगा ना। बिल्कुल। पीएमओ से भी मान लीजिए इंस्ट्रक्शन आता है, तो आप कैसे शिक्षा मंत्री हो? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके सामने प्रूफ है ये आदमी अपना काम नहीं कर रहा है, तो इस आदमी को जाना चाहिए। इसमें क्या रॉकेट जैसे आपने बहुत सही बोला कि सिर्फ बात नीट के पेपर लीक की नहीं, पिछले कई सालों में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। ये तो लोगों का आक्रोश बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गया है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार पेपर लीक हुआ और ऐसा कुछ मांग लिया गया हो, अब बहुत वक्त से हो रहा है। और अब आखिरी सवाल सर आपसे। हाँ, एक और काउंटर नैरेटिव जो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है वो ये है, जो आपने भी बोला उससे भी थोड़ा जुड़ा हुआ है, कि अभिजीत दीपके और सौरभ दास और इससे पहले आप में काम करते थे, तो ये आप से जुड़ा हुआ मूवमेंट है। हालांकि ये बड़ी मजेदार बात है क्योंकि आपके लोग बीजेपी में भी शामिल हुए हैं तो हम क्या बीजेपी को भी आपसे जुड़ा हुआ मूवमेंट मान रहे हैं? हाँ। और बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भयंकर करप्शन चार्ज लगे, जैसे बंगाल में बहुत सारे लोगों पे लगे थे, लेकिन जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया उनके ऊपर से वो चार्जेस गायब हो गए। शुभेंदु अधिकारी उनमें से बहुत प्रमुख है, जो तो चीफ मिनिस्टर बन गए बंगाल के। इसके बारे में क्या नहीं, विचार है देखिए आपके? हमारी चर्चा तो बहुत लंबी हो गई है। हाँ।
मैं इस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ। हर कोई जो भी इस तरह का आंदोलन में कूदता है उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी में एक पास्ट हो सकता है, और हो सकता है उस पास्ट के तहत जब वो आंदोलन के समय वो ज़्यादा कंफर्ट फील कर सके उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करने में, ये संभव है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अरविंद केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह, गोपाल राय, ये लोग वहाँ पे आते रहे हैं। संजय सिंह और गोपाल राय से इन लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला है। निश्चित रूप से एक तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट कुछ हद तक है। अब क्या वो इस आंदोलन को इन्फ्लुएंस कर रहा है हमें पता नहीं, क्योंकि दीपके कह रहे हैं कि वो खुद ही अपने आप है, आप उनका अतीत है, वर्तमान नहीं है। और दूसरी तरफ से हम अगर देखें कांग्रेस पार्टी हो या और कुछ पार्टियां जो विपक्ष के हैं, वो थोड़ा दूरी बना के रखें, खास करके यही आपका इन्वॉल्वमेंट ये सवाल को लेकर। वामपंथी लोग जुड़े हैं इन लोगों के साथ, तो ये उतनी बड़ी बात नहीं। मेरे लिए जो कंसर्न है और मेरे लिए एक जो पॉइंट ऑफ क्रिटिक है जो मैंने देखा यहाँ पर, देखिए ये जब शुरू हुआ तो ठीक है, लेकिन ये व्यापक काफ़ी हो चुका है। यहाँ इस आंदोलन के साथ अलग अलग तरह के लोग जुड़ चुके हैं। राजनीतिक दल भी जुड़ रहे हैं, सामाजिक संगठन भी जुड़ रहे हैं, हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं, और एक तरह से अच्छी बात है। आंदोलन व्यापक हो रहा है, आंदोलन में दम आ रहा है। ऐसे परिस्थिति में आप चीज़ों को फ्लूइड नहीं रख सकते हैं, सिर्फ स्पॉन्टेनिटी पे नहीं चला सकते हैं। एक व्यवस्था बननी चाहिए। आप व्यवस्थागत परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है, कोई एक अनुष्ठानिक अरेंजमेंट नहीं है, तो सिस्टम नहीं बन पा रहा। हाँ, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कुछ नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत आसान होता है सरकार को आंदोलन को तोड़ देना। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभिजीत दीपके और ये लोग ये सब चीज़ करने में इन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो ये एक तरह का एक शेगुआरा टैक्टिक्स वाला है कि हिट एंड रन, ठीक है। तो हिट एंड रन से आप व्यवस्थागत परिवर्तन नहीं ला सकते, सस्टेन मूवमेंट चाहिए। तो वो मुझे दिख रहा है ये बहुत बड़ा वीकनेस। इसलिए मैं कह रहा था कि व्यवस्थागत परिवर्तन तो लोगों के दिमाग में बैठ गया, लेकिन उस व्यवस्थागत परिवर्तन के लिए जो राजनीतिक परिवर्तन चाहिए वो हो सकता है नहीं हो सकता, वो मैं नहीं कह सकता हूँ आज के समय पर, क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि ये आंदोलन कहाँ तक सस्टेन करेगा, किस तरह से सस्टेन करेगा। तो लेकिन मैं आशावादी हूँ, आशाई हूँ कि ये सस्टेन करे। लेकिन इनका इस पे दिक्कत है, जैसे आज अब इन दिनों में बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं, लेकिन आज और इससे पहले भी सिर्फ 2 लोग बात करने गए, मिलने गए सरकार के प्रतिनिधि से, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन में आ जाता है जब इतने अलग अलग तरह से लोग। ये भी मैं मानता हूं कि खिचड़ी भी हो जाएगा, लेकिन आपको एक कुछ एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा अगर आगे को ले जाना है। हो सकता है वो इस पूरा आंदोलन से जब ब्रेक ले वो लोग इस बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी मुझे ये इस आंदोलन का एक बड़ा वीकनेस दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है स्पॉन्टेनिटी के ऊपर, जो एक रिलक्टेंस है ऑर्गेनाइज होने के लिए, ठीक है। इससे मामला ज़्यादा दिन नहीं चलता है। जैसा बहुत से लोग कहते हैं कि द ट्रू टेस्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन इज द डे आफ्टर। सो हम उम्मीद करते हैं कि जब ये रिवोल्यूशन हो जाए तो हम एक और स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी बनके थमने वाला तो बात नहीं है, अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट होगा, बढ़ता रहेगा, ये चलेगा। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू अगेन राजेश जी आपका यहाँ पे आने के लिए, और आगे भी हम आपको ऐसे परेशान करते रहेंगे। सचमुच का अच्छे दिन आने वाला है, सचमुच के अच्छे दिन आने वाले हैं। दैट्स अ ग्रेट थॉट टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन विद। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू।